हैदराबाद से एक बहन ने मुझे ये स्टोरी भेजी है। ये उनकी आप बीती कहानी है। उनका कहना है कि मेरी आप बीती कहानी आप अपने चैनल पर ज़रूर चलाइए। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ अल्लाह ने करिश्माएँ दिखाई थी जो मैं लोगों को शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ उन लोगों तक मेरी ये आप बीती कहानी ज़रूर पहुँचे। इस आप बीती कहानी को सुनने के बाद शायद अल्लाह पर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाए और जैसी मेरी आप बीती कहानी है उसे सुनकर तो शायद आप लोगों के आंखों में ज़रूर पानी आ जाएगा और आप भी अल्लाह पर पुख्ता ईमान ले आएंगे। चलिए सुनते हैं इस बहन की ज़ुबानी ये आप बीती कहानी। बुआ ने बहुत प्यार से मेरा रिश्ता मांगा था। सब हैरान थे क्योंकि मेरे अंदर एक ऐब था। शादी की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। विदाई से पहले बुआ ने पापा से 10 लाख रुपए दहेज की मांग की। सब ने बुआ को बहुत समझाया, पर जब अब्बू पैसे ना दे सके तो बुआ बारात लेकर वापस चली गई। तो अब्बू ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू के जनाजे पर बैठी थी। मैंने रोते हुए अल्लाह से कहा, या तो मुझे मौत दे दे या कोई ऐसा करिश्मा दिखा दे कि दुनिया देखती रह जाए। ये कहते जो ही जनाजे पर सर रखकर आंखें बंद की, अगले ही पल मेरा नाम इकरा है। मैं अपने अब्बू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और छोटा सा घर ही हमारा जन्नत था, जहाँ मैं और अब्बू एक दूसरे में खुशी और सुकून ढूंढ लेते थे। अब्बू सरकारी बस स्टैंड पर काम करते थे और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। अब्बू के पास बहुत पुराने मॉडल की स्कूटी थी जिस पर अब्बू मुझे रोज़ सुबह कॉलेज छोड़कर काम पर जाते थे और वापसी पर अपने दोस्त फातिमा के साथ रिक्शे में आती थी। फातिमा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, या यूँ कहो कि फातिमा मेरी बस एक ही दोस्त थी। फातिमा के अलावा ना कभी किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही मैंने बनाई। हर बात, हर दुख सुख अपना हम दोनों एक दूसरे से बांट लिया करते थे और यूं ही बचपन से जवानी का दौर आ गया था। फातिमा मेरी दोस्त थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, मगर हम दोनों में शक्ल व सूरत का थोड़ा सा फ़र्क था। मैं गोल मटोल शक्ल में बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। मैं जब भी हंसती थी तो मेरे गालों पर गहरे डिम्पल बनते थे जो मुझे और ज़्यादा खूबसूरत बनाते थे। वहीं फातिमा का रंग बहुत काला और सांवला था और कद काठी में मुझसे छोटा था। वह मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत खूबसूरत था। मैंने दुनिया में इतना प्यारा दोस्त ना देखा था जैसी फातिमा थी। मोहल्ले में भी जब कोई हम दोनों को देखता तो उसके रंग रूप का मजाक बना देता, लेकिन वह बुरा मानने की जगह मजाक करने वालों के साथ साथ खुद पर हंसने लगती थी और मेरी तारीफ़ें करती रहती थी। फिर मजाक उड़ाने वाला खुद ही चुप हो जाता था। मेरी ज़िंदगी में फातिमा का बहुत अहम मुकाम था, क्योंकि वह सारी बातें जो लड़कियाँ अपनी माँ को बताती हैं मैं उससे बताती थी। वह बहुत अच्छी थी, कभी मेरी दोस्त बन जाती, कभी माँ जैसी मेहरबान। मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। मेरी पैदाइश पर ही माँ दुनिया से चली गई थी। मुझे नहीं याद मेरी माँ कैसी थी, लेकिन मैंने माँ के रूप में फातिमा और पड़ोस वाली बुआ को पा लिया था। अब्बू कभी मेरे माँ बन जाते थे, कभी बाप। कम कमाने वाले लेकिन कमाल की आदतें रखने वाले इंसान थे मेरे अब्बू। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया में मेरे अब्बू जैसा बाप कोई नहीं था। माँ के जाने के बाद अब्बू ने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वो मुझ पर सौतेली माँ बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते थे। मोहल्ले की एक बुआ थी जो सबका ही ख्याल रखती थी। मेरे कॉलेज से आने के बाद जब तक अब्बू घर ना आते थे वह मेरे साथ ही रहती थी और फिर रात का खाना खाकर चली जाती थी। मुझसे माँ बिछड़ी थी, लेकिन मुझे बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग मिल गए थे। ख्याल रखने वाली बुआ, मोहब्बत और भरोसा करने वाले अब्बू और मुझे हर मुकाम पर सपोर्ट करने वाली फातिमा, ये तीनों लोग मेरे ज़िंदगी में बहुत ख़ास लोग थे। फातिमा और मैं एक ही साथ कॉलेज में जाया करते थे। अब्बू की स्कूटी ख़राब हो गई तो उन्होंने फातिमा के साथ ही मुझे सुबह कॉलेज जाने को कह दिया था। हम दोनों साथ ही जाते और साथ ही वापस आते। मगर एक दिन ऐसा किस्सा हुआ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा कर रख दिया था। हम दोनों सड़क पर खड़े रिक्शे का इंतज़ार कर रहे थे जब एक मोटरसाइकिल हमारे पास आकर रुकी, जिस पर सवार काली जैकेट और कंधे तक आते बाल वाला लड़का बैठा हुआ था। वह शक्ल से ही चोर लग रहा था। वह था भी चोर ही। वह हमारे हाथों से मोबाइल छीनने लगा तो मैं घबराकर चीख पड़ी और मेरा किताब मेरे हाथों से गिर गया। जैसे ही मेरे हाथों से किताब गिरा वह लड़का जैसे पत्थर का बन गया और मुझे काफ़ी देर तक देखता रहा। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने फातिमा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहाँ से भाग आई। फातिमा बहुत हिम्मत वाली थी। ऐसे हाल में भागते हुए चोर के हाथ से हमारे मोबाइल और फ़ोन वापस छीन लाई थी और वह भी किसी और ही धुन में चला गया था, इसलिए कुछ न बोला, बस हमें जाते हुए देख रहा था। कुछ दूर पर ही हमें रिक्शा मिल गया और हम दोनों सहेली घर आ गए। फातिमा की तरह बहादुर नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ों में मुझे बहुत डर लगता था।
वह सारा दिन और रात मेरे डर में ही कटे थे। और अगले दिन जब अपनी हालत का मैंने फ़ातिमा को बताया तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बहुत ही डरपोक हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसे हंसता देखकर मैं भी हंसने लगी थी। फ़ातिमा दुनिया का कोई 8वां अजूबा ही थी। हम दोनों बातें करते करते ही कॉलेज से बाहर निकलकर सड़क पर आए तो वह चोर अपनी मोटरसाइकिल लिए वहीं खड़ा नजर आया था। मैंने घबराकर फ़ातिमा का हाथ पकड़ लिया और उससे पहले कुछ और कहता रिक्शा रुक गया था और हम बैठ गए। सारे रास्ते मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और तब मेरी चीख ही निकल गई थी जब मैंने उस चोर लड़के को हमारा पीछा करते हुए देखा। तो हम घर के पास उतरे तो अपने घर जाने की जगह मैं फ़ातिमा के घर में ही घुस गई थी। उस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी कि अपने घर जाती तो डर से ही मर जाती। शाम को अब्बू आए तो मैं फिर घर चली गई थी, मगर वह चोर लड़का मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। उस बदमाश से अच्छा भला इंसान डर जाए। मैं तो फिर भी लड़की थी। अगले दिन फिर कॉलेज के बाहर मौजूद था। वह घूर घूर कर हमें देख रहा था और जब कुछ टाइम तक हमें रिक्शा ना मिला तो उसने बाइक हमारे आगे लाकर खड़ी की। कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। उसका हुलिया ही नहीं, उसका शब्द बदमाशों जैसा ही था। वह इतनी गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं घबराकर फ़ातिमा के पीछे हो गई थी। वैसे भी ऐसा पहले एक बार हो चुका था। जब भी कोई लड़का मेरा रास्ता रोकता तो फिर फ़ातिमा उसे ऐसी ऐसी सुनाती थी कि उसके कानों से धुएं निकलने लगता था। तुम्हारा भाई बन जाऊंगा अगर तुमने अपने दोस्त से मेरी सेटिंग करवा दी। तो उसकी बात सुनकर तो मेरी सांस गले में ही अटक गई थी और फ़ातिमा खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रही थी। वह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। कुछ देर फ़ातिमा उसकी ऐसी बेहुदा हरकत देखती रही। फिर जो फ़ातिमा ने शोर मचाया तो वह चोर भागते ही बना था। बहुत खतरनाक लग रहा था, वरना वहाँ मौजूद लोगों से वह अपनी हड्डियाँ पसलियाँ तुड़वा कर जाता। मुझे फ़ातिमा पर बहुत प्यार आ रहा था। कितनी हिम्मत वाली लड़की थी। इतनी हिम्मत मुझ में होती तो किसी की हिम्मत ना होती मुझे यूँ रास्ते में रोकने की। मैंने घर जाकर कुछ दिन कॉलेज जाने का सोच लिया था। तबीयत खराबी का बहाना बना दिया। अब्बू को भी राज़ी कर लिया था। अब्बू ने भी मुझे ज़्यादा जोर ना दिया और ना पूछा, क्योंकि हमारे घर रियाद आ रहा था। मुझे उसकी मेहमान नवाजी करनी थी। रियाद मेरी खाला का बेटा था। हम दोनों की फैमिली को एक दूसरे से मिले हुए काफ़ी साल बीत गए थे। मेरी माँ से शादी करने से पहले अब्बू की मंगनी खाला की नंद से हुई थी, लेकिन मेरे अब्बू को मेरी माँ पसंद थी। वो ये शादी नहीं करना चाहते थे। फिर जब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पसंद से शादी मेरी माँ से कर ली तो खालू बहुत नाराज़ हुए थे और फिर हमारे परिवार से उनके परिवार में दुश्मनी फैल गई थी। अब्बू से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। मैं अपनी खाला से कभी भी नहीं मिली थी क्योंकि खालू अब्बू की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन गुजरे टाइम के साथ साथ दिलों में बड़ी दूरियां पैदा हो गई थी और धीरे धीरे अब कुछ हद तक कम होने लगी थी। ईद पर अब्बू और खाला एक दूसरे को फ़ोन करके मुबारकबाद देते थे और कभी कभार हैरान हो जाती थी। उससे ज़्यादा कोई संबंध खाला से नहीं था। खाला का रियाद इकलौता लड़का था। वह बहुत काबिल इंसान था और बहुत ही हैंडसम था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर रहा था। खाला और खालू हमारे घर कभी नहीं आए थे तो रियाद भी कभी नहीं आया था, इसलिए मैं उसे ठीक से जानती नहीं थी। मगर सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और वीडियो देखकर मैं बिना पलक झपकाए देखती रह जाती थी। फ़ातिमा अक्सर मुझे रियाद का नाम लेकर छेड़ा करती थी और मैं कहती मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तो फ़ातिमा कहती तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं तो मेरी सेटिंग करवा देना। मुझे तो तस्वीर देखकर ही अंग्रेज़ जैसा लगता है। मैं फ़ातिमा की बातों में हंसकर रह जाती थी। वह वाकई ऐसा ही था। जो देखता उसकी मोहब्बत में पड़ जाता और मैं भी खुद उसकी मोहब्बत में पड़ने से अपने आप को नहीं रोक पाई थी। देर रात तक मैं उसके इंस्टाग्राम की सारी तस्वीर देखती। जब सुना कि वह हिंदुस्तान आ रहा है मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। मैं उससे मिलना भी चाहती थी। मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी उसका सामना करने का। अगर वह मेरे सामने होगा तो मेरा क्या हाल होगा, ये सोच कर ही मैं काँप जाती थी। रियाद अपनी कंपनी के किसी काम से हिंदुस्तान आया था। उसने खुद ये फैसला किया था वह एक हफ्ता जो उसे हिंदुस्तान में बिताना है किसी होटल की जगह वह अपने खाला खालू के घर बिताएगा। फ़ातिमा ने उसके आने का सुना तो वो बहुत खुश हुई थी और पूरे दिल से उसकी मेहमान नवाजी की तैयारी मेरे साथ करवा रही थी। जिस दिन रियाद घर आने वाला था फ़ातिमा ने भी कॉलेज की छुट्टी ले ली थी और हमारे घर पर ही थी। जैसे ही दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई फ़ातिमा भागते हुए दरवाजे की तरफ गई। मैं बस मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं जाकर दरवाज़ा खोलती। किचन की खिड़की से झांक कर देख रही थी
जब फातिमा ने दरवाज़ा खोला था और मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। आवाज़ पूरे किचन में सुनाई देने लगी थी। फातिमा ने उसे कुछ कहा जिस पर वह मुस्कुराया था। मेरी तरह उसके गालों पर भी डिंपल पड़ता था। फातिमा ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया था और फिर चाय भी दी थी। मेरे तो जैसे पैरों और मुंह में कपकपी छा गई थी। वह तो शुक्र था कि फातिमा मेरे साथ थी, जो भाग भाग कर सब संभाल रही थी। अब्बू भी थोड़ी देर में घर आ गए थे। रियाद और अब्बू दोनों बातों में बिजी थे। मैं और फातिमा खाना लगा रहे थे। आखिरकार खाने की मेज़ पर हम दोनों का सामना होने वाला था और फिर जब वो सामने आकर बैठा तो मेरे हाथों से गिलास छूटने से बचा था और वह भी मुझे देखकर जैसे नज़र हटाना ही भूल गया था। पहली बार मुझे अपनी खूबसूरती पर नाज हुआ था और जब भी कोई मेरा रास्ता रोकता या मुझे छेड़ता तो मुझे अपनी शक्ल से ही बहुत चिढ़ हो जाती थी। क्यों मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लेकिन जब रियाद की नज़रें मुझ पर ठहर गई तो मुझे खुद से मोहब्बत हो गई थी। ये इकरा है खालू। मुझ पर से नज़रें हटाकर उसने अब्बू को देखा और अब्बू ने हाँ में सिर हिला दिया था। न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई थी। बड़ी मुश्किल ही खाना खाने के बाद फातिमा चली गई तो मजबूरन चाय लेकर मुझे ही जाना था। अब्बू को कोई कॉल आ गई थी, वह तो आंगन में निकल गए थे। मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझसे ट्रे गिरने ही वाली थी कि उसने मुझे थाम लिया। मुझसे डर रही हो क्या? मेरी शक्ल इतनी बुरी है? चाय का कप लबों से लगाते हुए पूछा तो मैंने झट से ना में सिर हिला दिया। मेरी हरकत पर वह ठहाके लगाकर हंसने लगा और मैं जल्दी से वहाँ से भागकर कमरे में आ गई थी। बहुत मुश्किल था रियाज से बात करना मेरे लिए। मुझे लगता था मैं शर्म से ही मर जाऊंगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर फातिमा भी मौजूद थी। वह बढ़ चढ़कर रियाद को सब कुछ खाने वगैरह दे रही थी और साथ साथ हंसी मजाक भी कर रही थी। नाश्ते के बाद अबू और रियाद दोनों चले गए थे और फातिमा भी कॉलेज चली गई। मैं घर के काम समेटने लगी, बहुत दिल से खाना बनाने लगी। रियाद के सोशल मीडिया से देखकर मैंने उसके लिए पसंदीदा खाना तैयार किया था। रात को भी खाने की मेज़ पर फातिमा मौजूद थी। वह अपनी मम्मी से रात मेरे पास रुकने के लिए परमिशन लेकर आई थी, इसलिए मैं काफ़ी खुश थी। रियाद ने खाने की तारीफ़ की तो मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। खाने के बाद देर रात तक मैं और फातिमा आपस में बात करते रहे। सुबह फातिमा चली गई और फिर अब्बू और रियाद भी चले गए थे। दिन में मोहल्ले वाली बुआ होती थी घर पर। दिन का खाना खाकर हम दोनों फ्री हुए तो दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने रियाद को देखकर मेरी निगाहें झुक गई थी और गाल एकदम से लाल पड़ गए थे। शायद मेरे दहकते गालों को देख चुका था, इसलिए मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया। बुआ ने खाने का पूछा, उसने सिर्फ चाय मांगी। मैंने चाय बनाकर सोचा बुआ ले जाएंगी, मगर वह लेटे लेटे गहरी नींद में चली गई थी तो मैं खुद ही कमरे में चली गई। वह बैग में अपने कपड़े पैक कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। उसका काम ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसे वापस जाना था। आज ही मेरा दिल उसके जाने के बाद बहुत उदास हो गया था, मगर जब मैं उसके कमरे से निकलने लगी तो उसने मेरे हाथ में एक खत पकड़ाया तो मैं घबरा गई थी। जल्दी दुपट्टे में छुपाकर उस कमरे से निकली और अपने कमरे में लाकर किताबों में छुपा दिया था। मैं खुश थी और डर भी रही थी। न जाने रियाद ने इस खत में मेरे लिए क्या लिखा होगा। इस बार मैं खुद से हिम्मत नहीं कर सकी और फातिमा को कॉलेज के बाद सीधा मेरे घर आने को कह दिया था। वह खत पढ़कर मुझे बताए कि आखिर क्या लिखा है। जब फातिमा आई तो रियाद जाने के लिए तैयार था। मेरी तरफ देखते ही उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। मैं उन आंखों में अपने लिए पसंद के रंग देखकर खुशी से पागल हो जाने वाली थी। फातिमा रियाद को छोड़ने दरवाजे तक गई थी और जब वापस आई तो मैंने उसे खींचकर कमरे में लाई थी और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया था। जब मैंने फातिमा को बताया कि रियाद मुझे जाते हुए खत दे गया है तो मुझे लगा फातिमा के चेहरे पर साया सा लहरा गया, मगर वह एकदम मुस्कुरा दी। मैंने अपना वहम जानकर झटक दिया और जल्दी से उसे उस खत को पकड़ाया और कहा कि वह मुझे पढ़कर सुनाए, क्योंकि मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि मैं ना पढ़ पाई थी। फातिमा ने मेरे हाथ से वह खत ले लिया। उसे खोला तो खुशबू से लिपटा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत साइंटिफिक इंसान हूँ और मैं धार्मिक चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। परियां होती हैं, मगर तुम्हें देखता हूँ तो तुम सच में किसी परी जैसी ही दिखती हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे खाला की बेटी इतनी खूबसूरत होगी। मैं पहली बार हिंदुस्तान आऊँगा तो मेरा दिल बार बार जाने की ज़िद करेगा। तुम्हें देखकर ही मेरा दिल धड़कता था और एक बार देखकर ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम शायद नहीं जानती तुम किस तरह खूबसूरत हो, मगर मैं जानता हूँ तुमसे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और इतनी खूबसूरती को संभालने वाला साथी भी तो कोई होना चाहिए, और मैं तुम्हारा वह साथी बनना चाहता हूँ।
मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थाम कर चलना चाहता हूँ। सुबह की उभरती चांद तारों के बीच में तुम्हें पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा हुस्न इस काबिल है इकरा कि उसकी तारीफ़ की जाए और उस पर मर मिटा जाए। मैं तुम पर मर मिटा हूँ। बहुत जल्द मम्मी पापा से बात करता हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए मांग लूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और याद रखना, तुम अपने पास अब मेरी अमानत हो। फातिमा का शब्द बीच में लड़खड़ाया था, मगर मैं अपनी खुशी में इतना मदहोश थी कि महसूस न कर सकी। तुम लोगों की तो तुम्हारे खाला और खालू से नाराज़गी चल रही थी, तो फिर कैसे हो सकती है शादी? फातिमा अजीब से अंदाज में बोली थी, जिसे मैं अपने धुन में खास नोटिस नहीं किया था। मोहब्बत में बहुत दम होता है। तुम देखना, रियाद खाला और खालू को मना ही लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। वैसे भी खाला और अब्बू की अब आपस में बनने लगी है, अपने ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहते। मेरे मम्मी का इंतकाल के बाद खाला मुझसे मिली तो नहीं थी, लेकिन अब्बू बताते हैं वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और मुझे लगता है रियाद अपने माँ बाप को मना लेंगे। मैं अपनी मौज में कह रही थी और फातिमा हल्का मुस्कुराते हुए जल्दी से निकल गई। उसे अपनी मम्मी के साथ बाजार जाना था। उसके जाने के बाद खत आंखों से लगाकर कई बार पढ़ चुकी थी। जितनी बार पढ़ती खुशी उतनी ही बढ़ती चली जाती। मैंने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था, मगर मैंने नोट किया था कि फातिमा का रवैया अब पहले जैसी नहीं थी। वह बहुत कम बोलने लगी थी और हंसती भी बहुत कम थी। मैंने फातिमा के रवैये की वजह से परेशान थी। ऊपर से उन बदमाशों और चोरों ने भी मुझे तंग करके रखा हुआ था। आते जाते रास्ते में खड़ा होता था और फिर रिक्शे का पीछा करता घर तक आ जाता था। फातिमा ने उनसे उलझना भी छोड़ दिया था। फातिमा का एकदम से बदल जाने वाला रूप मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब एक दिन कॉलेज से वापसी पर उसने मुझसे मेरा फ़ोन मांग लिया। उसका फ़ोन ख़राब हो गया था और वह फिल्में देखने की इतनी शौकीन थी कि मैं ही जानती थी। इसलिए उसके एक बार मांगने पर बिना कुछ पूछे मैंने उसे एक दिन के लिए फ़ोन दे दिया था। अगले दिन भी वह शाम को मेरा फ़ोन ले गई थी और यूँ रोज़ शाम को 1-2 घंटे के लिए मेरा फ़ोन ले जाती थी और फिर मैं पूछती भी नहीं थी कि कहाँ लेकर जा रही है। मेरी बचपन की दोस्त थी, उस पर इतना भरोसा तो मैं आंख बंद करके कर सकती थी, मगर वो भरोसा ही मुझे ले डूबा था। मेरे अब्बू की सारी उम्र की इज्जत और जमा पूंजी मेरा वो भरोसा करना ले डूबा था। मेरे भरोसे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था और जलील करके रख दिया था। एक मामूली सा दिन था जो मेरे लिए बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आया था। इतना बड़ा तूफ़ान लेकर आया था, इतना बड़ा तूफ़ान कि मेरी इज्जत समेत मेरी खुशियाँ और बहार सब कुछ ले गया था। मुझे सबकी नज़रों में बुरा किरदार बना दिया था और मुझ पर इल्ज़ाम इतना बड़ा लगा दिया था कि एक लड़की की पूरी ज़िंदगी दांव पर लग गया था। ये ऐब मुझ में लोगों ने देख लिया था, मगर किसकी वजह से? ये सोचती भी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाती। मुझे मेरे किसी अपनों ने ही ऐसे मारा था कि पीने को मुझे पानी ना मिला। आज का दिन मेरे लिए बहुत काला दिन था। अब्बू मामूली के हिसाब ही नौकरी पर गए हुए थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने कॉलेज की भी छुट्टी ले ली थी और मोहल्ले में किसी औरत की डिलीवरी होने वाली थी तो बुआ भी वहीं गई थी। मैं घर पर उस दिन अकेली ही थी और किचन में काम कर रही थी जब दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। सोचा बुआ आ गई होगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला था मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी। वह मेरे घर तक चला आया था। दरवाजे पर वही बदमाश खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं घबराकर एकदम दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसने दरवाजे से मुझे पीछे किया और अंदर आते ही दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया था। उसके चेहरे पर बहुत कमीनी मुस्कुराहट थी। वो मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अगले ही पल सारी दुनिया मेरी आंखों के सामने घूमती हुई दिखाई दी। मेरा दुपट्टा उतार कर उछाल दिया। मेरे मुंह से चीख निकली थी। मैं चीखी इतनी तेज थी कि 2-4 घरों तक मेरी आवाज़ गई होगी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था, लेकिन तब तक कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए थे। दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। मैंने ज़ोर से फिर से हाथ हटाकर चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भीड़ उमड़ आई। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो बाहर लोगों का भीड़ देखकर मैं एक पल को घबरा गई थी। मेरी हालत ही ऐसी थी, मुझे खुद से शर्म आ गई थी। मगर जल्दी से एक आंटी ने चादर मुझ पर डाल दी। मोहल्ले के परचून वाले अंकल आगे बढ़े और उस चोर को धक्के देकर घर से निकाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले की बच्ची पर हाथ डालने की? तुम्हें हम सब छोड़ेंगे नहीं। सब लोग मेरे साथ थे और जब्बार को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। जब उस बदमाश ने कुछ ऐसा कहा बल्कि दिखाया जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी, और वह सब लोग जो उस वक्त तक
मेरे साथ थे, उनकी नज़रों से एकदम मैं गिर गई थी। जब जब्बार ने चिल्लाकर कहा, अपने मोहल्ले की इस शरीफ लड़की से भी पूछ लो क्यों बुलाया था मुझे। जब इसने शोर ही मचाना था, ये मुझे फंसाना चाहती है ताकि मुझसे छुटकारा मिल जाए, कोई और फंसा लिया होगा। जैसे अपनी प्यारी प्यारी तस्वीर भेजकर मुझे यहाँ बुलाया था, अब मुझे फंसा रही है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। जब्बार ने सिर्फ कहा नहीं था, बल्कि वह सारी तस्वीर और चैटिंग भी दिखाई भी थी, जो कि मेरे नंबर से उसको सेंड किया गया था और मोहब्बत भरी बातें की गई थी, बल्कि इतनी गंदी गंदी बातें की गई थी, सोच कर ही इंसान कांप कर रह जाए। इतने सारे तस्वीर जब्बार के मोबाइल में मौजूद थी, जो मेरे ही नंबर से उसे भेजी गई थी। मेरे पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। मैंने बड़ी बेयकीनी से फातिमा के घर की तरफ देखा, जहाँ वह छत पर खड़ी थी, और उसके चेहरे का मुस्कुराहट देखकर मेरा सर चकराता हुआ नजर आया। मेरी दोस्त थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर गई थी? मुझे बड़ी बेचैनी हुई थी। दोस्त ने इतना बड़ा धोखा दिया था कि मैं संभाले नहीं संभल रही थी। मुझे उसने सब लोगों के सामने इतना बुरा बना दिया और सबकी नज़रों में मुझे गिरा दिया था, मुजरिम बना दिया था। सारी दुनिया मेरी निगाहों के सामने घूमने लगी थी। अगले ही पल मैं होश हवास से बेगाना होकर गिरती चली गई थी। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और बुआ सोफे पर बैठी थी। मुझे होश में आता देखकर फ़ौरन मेरे पास आई और मेरे हाल चाल पूछने लगी। वह थी जिनकी आंखों में मैंने अपने लिए नफ़रत नहीं देखी थी। बुआ के गोद में सर रखे मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैं उन्हें कैसे बताती मेरी दोस्त मेरे साथ ये सब कर रही थी, मुझे इतना बड़ा धोखा दे गई थी। मैं फ़ातिमा से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी आखिर क्यों उसने मेरे साथ ये सब किया। मेरी पूरी ज़िंदगी फ़ातिमा ने ख़राब करके रख दिया था। मैं पापा से बात करना चाहती थी, लेकिन पापा ने भी मुझसे आंखें फेर ली थी। उन्हें भी सबकी तरह लगने लगा था कि मैं ही बुरी हूँ, और उन्हें ये चीज़ साफ दिखाई दे रही थी कि अब मुझ जैसी बुरी लड़की से शादी कौन करेगा। मेरे किरदार पर जो दाग था अब मेरा वो ऐब बन चुका था। रियाद का फ़ोन आया तो मुझे लगा वो मुझे समझेगा, लेकिन उसने भी सबकी तरह मुझे ही गलत ठहराया था। मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पर दे मारी थी। मुझ जैसी लड़की को वह भी अपनाने को तैयार नहीं था। मुझसे सब कुछ छिन चुका था। मैं खाली हाथ कमरे में बैठी रो रही थी, क्योंकि पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे। बाहर निकलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जिन नज़रों से सब मुझे देखते थे, मैं एक ही पल में कई बार मरती थी। मैं फ़ातिमा से इस सब की वजह जानना चाहती थी, इसलिए बुआ से कई बार फ़ातिमा को बुलावा भेजा था, लेकिन फ़ातिमा की माँ ने उससे मुझसे मिलने की परमिशन नहीं दी थी। मुझ जैसी गंदी लड़की से अपनी बेटी को दूर रखना चाहती थी। फ़ातिमा सब कुछ करके भी मज़े से जमी रही और मैं बेकसूर होकर भी बुरी बन गई थी। अपने खाली हाथ लिए अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उस दिन मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी जब फ़ातिमा कमरे में दाखिल हुई और जांचती आंखों से पूछा, क्या हुआ मेरी बेस्ट फ्रेंड, खाली हाथ रह गई? मेरा मजाक उड़ाने और मुझे नीचा दिखाने आई थी। मैं उसे देखती रह गई। न जाने वह कब बदल गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं बहते आंसुओं के साथ उसे सवाल कर रही थी, जिसकी आंखों में मेरे लिए कोई रहम नहीं था। अब मैंने क्या कर दिया इकरा? बस मैंने रियाद को फ़ोन करके तुम्हारे कारनामे के बारे में बता दिया है। रियाद मेरा भी तो दोस्त है ना, और सब जानते हुए मैं अपने दोस्त को गड्ढे में थोड़ी गिरने दूंगी। इस बात पर मैं आह भर कर रह गई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि फ़ातिमा ने उसे बुलाया होगा। वह बातों में बहुत तेज़ थी, अपनी जगह बना लेती थी और रियाज से दोस्ती भी कर चुकी थी। मुझ बचपन की दोस्त को भूल चुकी थी। वह इतनी चालाक हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त थी ना फ़ातिमा। मैं बेचैन होकर ये बोली थी। मैं तो सारी चीज़ तुमसे शेयर कर सकती थी, और मैं तो तुमको अपनी माँ की जगह मानती थी। तुम मेरी सहेली थी। मैं बहुत बेवकूफ़ थी, इसलिए वो मेरे साथ खेल खेल गई थी। फिर उसने बड़ी नफ़रत से मुझसे कहा, नहीं थी तुम मेरी दोस्त, नफ़रत है मुझे तुमसे और तुम्हारी इस शक्ल से। तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे सब ने डिग्रेड किया। तुम इतनी खूबसूरत थी, सब तुमको देखकर मुझे हंस दिया करते थे। कहाँ काली कलूटी और गिट्ठी बैगन जैसी शक्ल की कौन कौन से नाम ना दिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं? मैंने सब याद कर रखा था, ताकि वक्त आने पर वार कर सकूं, और ऐसा वार करूं कि तुम्हारी तारीफ करने वाले तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर 100 बार थूक कर जाएं। बुराइयों से दूर मासूम इकरा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ यही सब करना चाहती थी। बस फिर जब मौका मिला मैंने अपना काम कर दिया। अब हमेशा अच्छी चीज़ों पर सिर्फ तुम्हारा हक थोड़ी होगा, कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए। अगर ना मुझे मिल सके तो तुम्हें क्यों मिले। हाँ, मैंने रियाद को चाहा। उस दिन रात अपने सपनों में देखा, उसकी तस्वीर का ढेर अपने पास रखा
उस उम्मीद पर कि कभी तो वो तुम लोगों के तरफ आएगा और मैं उससे खुद से मोहब्बत करूँगी। उसने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था, उसे सूरत से फ़र्क नहीं पड़ता, बस मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। तो फिर क्यों तुम्हारी सूरत पर मर मिटा था? मैं उसे नज़र नहीं आई थी क्या? लेकिन तुम्हारे होते हुए मैं किसी को कैसे नज़र आ सकती हूँ? मैंने सोच लिया था रियाद मुझे नहीं मिल सकता तो उसे तुम्हारी भी नहीं होने दूंगी। और देखो मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा इकरा। तुम्हारी ये हुस्न और शकल, अब किसी को इसकी ज़रूरत नहीं। वह फट पड़ी थी और मैं सुन्न बैठी उसे देखती रह गई थी। मुझे तुम एक बार कह देती, उसके लिए मैं अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर देती, लेकिन दोस्ती में मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। उसके अंदर की आग ने उसे बर्बाद किया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। तुमने इतनी सी बात के लिए मुझे इतना बुरा बना दिया। एक बार कह देती उस दोस्त पर तो मैं ऐसे 100 दोस्त कुर्बान कर सकती थी। तुमने तो मुझे भरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। फातिमा वह गद्दार थी जो अपने ही दोस्त का मांस खा गई थी। मैं क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई देखता भी नहीं था, तो मैं ये सब कैसे ना करती? ये मेरी मजबूरी थी, मुझे ये सब करना ही पड़ा था। तुम्हें बर्बाद करना मेरी मंशा नहीं, मेरी मजबूरी थी। मैं हमेशा तुमसे खार खाती थी और जब रियाद ने तुम्हें मोहब्बत में ख़त भेजा तो मेरे अंदर नफ़रत की आग सुलग उठी थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी पलट देना चाहती थी। देखो, खुदा भी यही चाहता था, इसलिए जब्बार की सूरत में मैंने खुद एक गद्दार भेज दिया था और फिर तुम्हारे मोबाइल से उसे कॉल और मैसेज भी किया था। तुम्हारी तस्वीर भी भेजी और घर पर भी उसे मैंने ही बुलाया ताकि मोहल्ले वाले तुम्हें उसके साथ रंगे हाथों पकड़ लें और फिर वह सबूत के तौर पर सबको वह प्यारी प्यारी चेट दिखा दे ताकि तुमको कोई देखे भी ना। फिर वह खुद को बदमाश कहता था मगर निकला बेवकूफ़ ही। वह सच में समझता रहा कि तुम बात करती हो। उसने अपनी मर्जी और मनसा से किए गए फैसलों को मजबूरी का नाम दे रही थी, मगर अपने जलन के हाथों बहुत बड़ी घातक बन गई थी। उस किस्से के बाद अब्बू जल्द से जल्द मेरी शादी करवा देना चाहते थे, लेकिन मेरे इस ऐब की वजह से कोई मुझसे शादी को तैयार नहीं होता था। थोड़े से वक्त में कई रिश्ते आ चुके थे, मगर सब हकीकत जानकर वापस चले जाते थे। मैं बुरी तरह धुतकारी गई थी जब एक दिन मेरी सगी बुआ हमारे घर आई। बुआ और फूफा दोनों लोग हमारे घर से मिलना जुलना थोड़ा कम ही था, क्योंकि बुआ की जुबान के आगे किसी की नहीं चलती थी। मुझे लगा वह भी सबकी तरह मुझे ताने मारेंगी, मगर वह जिस तरह मोहब्बत से मुझे मिली तो मैं हैरानी से उनका चेहरा ही देखती रही। उनके चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही दिख रही थी और कई बार वो मोहब्बत से मेरा माथा भी चूम चुकी थी। मैं तो उन दिनों मोहब्बत और यकीन की भूखी बनी फिर रही थी। वो मुझसे मोहब्बत से मिली तो मैं भी उनके आगे आ गई थी, और जब उन्होंने अपने बेटे अजहर के लिए मेरा रिश्ता मांगा तो मैं अब्बू को देखने लगी। बुआ और फूफा ये दोनों हमारे मोहल्ले के 2-3 गली छोड़कर ही रहा करते थे। घर के करीब ही अजहर की कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। मुझे अजहर कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरे ऐब की वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। अब्बू को ये रिश्ता गनीमत लगा था। अब्बू ने झट से हाँ कर दी थी और बुआ मेरे हाथ में शगुन रखकर चली गई थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आया था। मैं तो समझा करती थी अपनी हुस्न और शकल की वजह से मैं राज करूंगी, लेकिन यहाँ तो मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अजहर एक नंबर का लफंगा लड़का था। ये बात अब्बू को भी पता था, लेकिन मेरी जितनी बदनामी हो चुकी थी, बस किसी भी तरह मुझे विदा करके भेजना था। शादी की तैयारियां होने लगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी थी, इसलिए अब्बू से जो भी बन पड़ा उन्होंने किया था। मैं हल्दी में बैठी थी तो फातिमा भी मुझसे मिलने आई थी और मुझे देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या लगता था इस खूबसूरत शक्ल के बलबूते पर रियाज जैसे किसी हसीन अमीर लड़के के दिल और घर पर राज करोगी? मगर देखो ना, अपनी किस्मत पर अब रियाज की बीवी बनने के लिए सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ती रहोगी। मुझे ये सब देखकर बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारी तबाही पर सबसे ज़्यादा खुश मैं हो जाऊंगी। अपने आग उगलते शब्द मुझ पर बरसा रही थी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, मगर मैं चाह कर भी उसका मुंह नहीं तोड़ सकती थी, ना उसे बुरा भला कह सकती थी। वह दोस्त थी, वह धोखेबाज निकली थी। मैं तो अपनी जगह सही थी। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। मुझे इंसाफ दिलाने वाला अब सिर्फ अल्लाह ही था। जिस दिन मेरी बारात आई थी उस दिन इतना बड़ा तमाशा हुआ कि मेरी दुनिया ही हिलकर रह गई। बल्कि मैंने उस दिन के तमाशे में अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती इंसान को खो दिया था। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मैं दुल्हन बनी बारात का इंतज़ार कर रही थी। बुआ और फूफा बारात लेकर आए। जैसे ही निकाह की रस्म होनी शुरू हुई, बुआ ने बीच में रोना डाल दिया। उन्होंने एक ऐसी बात की जिसने मेरे अब्बू का दिल बिल्कुल बंद करके रख दिया था। भाई, दहेज वगैरह की बात तो कर लें, फिर निकाह शुरू करते हैं। हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए।
बस 10 लाख रुपए चाहिए ताकि अजहर अपना कारोबार शुरू कर सके। कारोबार होगा तो आपकी बेटी भी राज करेगी ना। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, आपकी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। बुआ की बात पर अब्बू बिल्कुल सुन रह गए थे। थोड़ी सी तनख्वाह में वे सारी जिंदगी बिताने वाले अब्बू के पास 10 लाख कहाँ से आएंगे। न जाने बुआ ने क्या सोचकर बोला था, बहन देखो मैं गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। मेरा तो ये घर भी किराए का है, तुम तो जानती हो ना। फिर ऐसा क्यों कह रही हो। एक बेटी का बाप, वह भी बदनाम लड़की का बाप, कितना बेबस होता है। मैंने आज देखा था, मुझे नहीं पता। भाई 10 लाख मिलेंगे तो ही शादी होगी, वरना बारात वापस जाएगी। इनकार करने से पहले ये भी सोचो कि लड़की तुम्हारी कितनी ऐब वाली है। अब तो वह हमारे घर की इज्जत बनेगी, लोग हमें ही सारी बातें और ताने सुनाएंगे। तुम्हारा तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपकी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने का कोई छोटा ऐब नहीं होता, उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। कोई भी गैरतमंद आदमी कभी भी ऐसी किरदार लड़की से शादी नहीं करेगा। मगर हम अपनों का दुख हम अपने ही तो बांटेंगे ना, और कौन बांटेगा। इसलिए मैंने अपने अजहर को पेश कर दिया आपका बोझ कम करने के लिए। अब आप भी थोड़ा सा सोचिए, 10 लाख ऐसी ऐब वाली लड़कियों को ब्याहने के लिए ज़्यादा बड़ी रकम नहीं। बुआ का वह मोहब्बत, अपनापन सब दिखावा था। उनका असल मकसद तो अब्बू की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उन्हें लूटना था। सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने रिश्ता इसलिए मांगा था कि ऐन वक्त पर ऐसी शर्त रखें जिसे अब्बू को मानना ही पड़ेगा। बुआ को लगता था अब्बू जो किसी से कभी कर्ज नहीं लेते थे और कोई मांगता उसे खाली हाथ भी नहीं जाने देते। लेकिन मेरे अब्बू खुददार आदमी थे, कम में अच्छे से गुजारा करना और दूसरों की मदद करना उन्हें पसंद था। लेकिन बुआ गड़ा हुआ खजाना समझकर लूटने पहुंची थी। मेरे पास 10 लाख नहीं है बहन, मेरे पास 10 लाख नहीं है। पापा रोते हुए सोफे पर गिर गए थे। ठीक है, मुझे भी फिर अपने बेटे की शादी ऐसी बदकार लड़की से नहीं करना। बुआ और फूफा बारात वापस ले गए थे और सभी मेहमान मुझे बदकार कहते हुए मुझ पर थूकते हुए जा चुके थे। किसी ने मुझे जरा सी भी हमदर्दी नहीं दिखाई थी। अब्बू काफ़ी देर तक सोफे पर एक ही पोजीशन में बैठे रहे तो मैं उठकर उनके पास गई और जैसे ही उन्हें छुआ तो मेरे मुंह से चीख निकली थी और अब्बू का बदन बेजान होकर सोफे से नीचे गिर गया था। अब्बू के पास बैठी मैं चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन तब तक अब्बू जा चुके थे। मेरे अब्बू मेरी पूरी दुनिया थे, मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। वे सारे लोग जो थूक कर चले गए थे, थोड़ी हमदर्दी उनके अंदर जाग गई थी, इसलिए फिर से आना शुरू हो गए थे। ऐसी बेटी हो तो इज्जतदार बाप कहाँ जिंदा रह पाता है। ये तो खुद बदसूरत डाइन निकली जो अपने ही बाप को खा गई। इज्जतदार आदमी था मगर बेटी ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा, और ऐसी औलाद होते ही मर क्यों नहीं जाती। खुदा ने शक्ल दी तो उस पर इतराती बदकारियों पर उतर आई थी। तौबा है भाई, तौबा है। एक बार भी अपने शरीफ बाप के बारे में नहीं सोचा। ऐसी लड़की कौन अपनाना चाहेगा। ऐसी लड़की को तो हम भी अपने मोहल्ले में नहीं रख सकते। इसके बाप का कफन दफन हो जाए तो इसे भी यहाँ से मोहल्ले से चलता करो। तुम ठीक कह रहे हो, हमारी भी जवान बच्चियाँ हैं और एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल आंटी, अब तो मैं भी इससे नहीं मिलती। मेरी दोस्त थी इसलिए इसके ऐप पर पर्दा डाल रही थी, वरना इसकी हकीकत पहले ही सबके सामने खुल जाती। इसके इतने लड़कों के साथ चक्कर देखकर मैं उसे समझाती थी, लेकिन इसने मेरी कभी नहीं सुनी। अब तो मैं उससे बात भी नहीं करती। ऐसी लड़की से बात करके हम शरीफ लोगों के दामन भी मैले हो जाएंगे। फातिमा भी, जो मेरी बर्बादी में हर मुमकिन अपना हिस्सा डाल रही थी। 100 लोग 100 बातें कर रहे थे, जिसके मुंह में जो आता बोलता चला गया था। अपनी बाप के मौत का गम अलग और लोगों की बातों से मेरा दिल अलग फट रहा था। जाने खुदा को मेरे लिए क्या मंजूर था। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों थी। मेरा दिल जैसे फटता जा रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बू के पैरों में सर रखकर आंखें बंद करती मैं पूरे शिद्दत से अल्लाह से दुआ कर रही थी, मुझे भी अब्बू के साथ ही मार दे या कोई ऐसा करिश्मा दिखा दे, दुनिया देखती रह जाए। मैं अभी अल्लाह से यही दुआ मांगती आंखें बंद किए बैठी थी कि अगले ही पल मुझे रियाद की आवाज़ सुनाई दी। उसका भारी भरकम लहजा। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर ऊपर उठाया तो मैं खुद पर हैरान हो गई थी। वहाँ पर खाला और रियाद खड़े थे। मुझे नहीं लगा कि अब कभी रियाद मेरी शक्ल भी देखना मंजूर करेगा, मगर वह आ चुका था। उसे देखकर सबसे ज़्यादा फातिमा की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। जिस इंसान को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए उसने इतने पापड़ बेले थे, उसे वापस आता देखकर वह तो भस्म हो गई थी। अपनी खाला को मैंने पहली बार देखा था, मगर जब उन्होंने मुझे भींचकर अपने सीने से लगाया तो मेरे पूरे बदन में एक सुकून सा उतरा था। उनके आगोश में जाकर मैं बहुत खुश हुई थी और पछतावा भी था।
वह अपने बहनोई की जिंदा रहते कभी ना आई थी। खालू ने कभी उन्हें आने ना दिया और कुछ दिन पहले खालू का इंतकाल हो गया था। खाला उस जंजीर से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई थी। जरा संभली तो अब्बू के मौत का सुना तो रियाद के साथ भागती चली आई थी। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश थी क्योंकि अकेलापन का एहसास कम होता चला गया था। अब्बू का कफन दफन हो गया। खाला ने मुझे सामान पैक करने को कहा, मुझे अपने साथ हैदराबाद चलने को कहा और जब उन्होंने कहा तो वो मेरी शादी भी रियाद से करवाना चाहती हैं तो मैं उन्हें देखती रह गई थी। क्या आपको मेरे ऐबों के बारे में पता नहीं खाला? मुझे यही लगा था आपको कुछ नहीं पता इसलिए मैं कह रही हूँ, मगर उन्हें सब पता था। सब पता है बेटी, रियाद को भी सब पता है और मैं ये भी जानती हूँ मेरी बहन की बेटी मेरे बहनोई के परवरिश में इतनी खराब नहीं हो सकती कि उसकी बेटी बदकिरदार निकले। बस तुम्हारी किस्मत खराब थी मेरी बच्ची, जो गलत लड़की को दोस्त बना लिया। डाइन भी सात घर छोड़कर वार करती है, मगर इस लड़की ने तो तुम पर रहम ना किया। अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारे दुखों का बदला ज़रूर लेगा। खाला ने मुझे गले से लगाया तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। कोई तो था जिसे मेरी बेगुनाही का यकीन था और शाम को रियाद मेरे पास आया तो उसकी आंखों में बस मोहब्बत और शब्दों में छुपे भरोसे देखकर मैं तुरंत आसमान की तरफ सर उठाया और अल्लाह ने मेरी सुन ली थी और करिश्मा भी दिखाया था। ऐसा करिश्मा कि लोग देखते रह गए। मैं तुम पर भड़क उठा था लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। जिस तरह फातिमा बातें कर रही थी मुझे शक जरूर था क्योंकि वह तो तुम्हारी दोस्त थी, फिर इतनी बुराई मुझसे क्यों कर रही थी तुम्हारी? एक दिन जब उसने कहा कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ तब मुझे सब समझ में आने लगा था। मैंने बातों बातों में उससे उस बदमाश का नाम और पता वगैरह उगलवा कर अपने एक पुलिस वाले दोस्त से बात करके उसे उठवा लिया। जब दो चार पड़े तो उसने सब बता दिया। उसे भी बाद में पता चला था ये सब फातिमा की चाल थी। मैं हकीकत जान चुका था और मैं खालू के पास आकर बताना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। मुझे कोई होश न रहा। इस गम से निकला था कि खालू के मौत का सुना और हम भागते चले आए थे। तुम्हें अब किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ और बहुत इज्जत से तुम्हें ब्याह कर ले जाऊँगा। ये सब लोग और फातिमा देखते रह जाएगी। मैं आंखें बंद करके अपने सारे आंसुओं को बह जाने दिया। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था और अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया था। जब मेरा रियाद से निकाह की बात मोहल्ले में फैली तो सबसे पहले फातिमा आग बबूला हुई थी, मगर खाला ने उसे सही से ठंडा करके वापस भेज दिया था। वह तो जैसे पागल ही हो रही थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। जिस इंसान को वो मुझसे छीनना चाहती थी वो मेरा होने वाला था और जिस दिन मेरा निकाह हुआ था उस दिन भी आग बनी आई थी। रियाद का नाम आते ही मेरे अंदर न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। मैंने उसे थप्पड़ दे मारा था। तुम जैसे इंसान किसी सांप से कम नहीं। मेरी ही जिगरी दोस्त बनकर मुझे डस लिया। मेरा निकाह होने पर सारा मोहल्ला हैरान था, मेरी किस्मत देखकर रो रहा था। जब फातिमा गुस्से और जलन से पागल हुई, मेरे घर के दरवाजे के सामने चिल्लाते हुए अपना जुर्म उगलती हुई बोलती चली गई तो लोगों ने मुंह पर हाथ रख लिए थे। उसने मुझे बदनाम किया था, उसी के मुंह से खुदा ने सच निकलवा कर सामने कर दिया था। मेरा ऐब खुदा ने ढक लिया था। फातिमा को उसके भाई ने मार मार कर घर में बंद कर दिया था और सब मोहल्ले वाले भी मुझसे माफ़ी मांगने लगे, अपनी दुआओं में मुझे विदा करने लगे। फातिमा की मम्मी ने भी रोते हुए फातिमा के लिए मुझसे माफ़ी की तलब की थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया था, मगर कुदरत उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। रियाद के साथ मैं तो हैदराबाद आ गई थी। कुछ दिन के बाद पता चला फातिमा जख्मी हालत में मोहल्ले के बाहर कचरे के ढेर पर पाई गई थी। वह किसी काम से घर से निकली थी। जब्बार ने अपने उस पुराने धोखे का बदला लेने के लिए उसे उठा लिया था। बहुत ढूंढने के एक हफ्ते के बाद वो मिली तो बहुत बुरी हालत में थी। उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसका रेप किया था। फातिमा को अस्पताल ले जाया गया जहां उसके जख्म तो भर गए थे मगर दिमागी हालत बिगड़ गया था। पुलिस ने जब्बार को गिरफ्तार कर लिया था। मैं अल्लाह की कुदरत पर संजीदा हो गई थी। वह अपने बंदे पर हुए ज्यादती को भूलता नहीं और दुनिया में ही सजा देता है। बाप की तरह प्यार करने वाला शौहर पाकर और माँ की तरह खाला को पाकर बहुत सुकून की ज़िंदगी बिता रही थी। मुझे बर्बाद करने वाले दोनों को सज़ा भुगतना पड़ा। उनकी सज़ा भयानक सज़ा थी, मौत आने तक। बेशक अल्लाह अपने पाक बंदों के लिए करिश्माएँ ज़रूर दिखाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।